नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। आज हम देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं, उनका वैल्यूएशन क्या है और क्या आज हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं किसी को भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ही लीजिएगा। दोस्तों, ये है कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स। कंपनी का मार्केट प्राइस है 171 रुपीज़ पर शेयर, 171 रुपये। मार्केट कैपिटलाइजेशन 72,000 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 422 करोड़। पी रेशियो है 10.64 का। अर्निंग पर शेयर 16.1। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 2.15 का। सेल्स जो कंपनी ने लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में किए हैं वो अराउंड किए हैं 19,000 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 8,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट है 6,800 करोड़ का। ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अराउंड 47% के। नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 36% के। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 75 का। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल अराउंड 20% का है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 16% के हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। मार्जिन्स भी काफ़ी हेल्दी हैं, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी हैं। अब देखते हैं कि क्या कंपनी का पास्ट अच्छा था। हम देखेंगे कंपनी का 5 से 10 सालों का ट्रेंड, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि कंपनी के मार्जिन्स पास्ट में कैसे थे और आज फिर उसके वैल्यूएशन की बात करेंगे, ताकि हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही से ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड, बिजनेस मार्जिन्स का ट्रेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड, डिविडेंड की हिस्ट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेट्स एंड लोन्स का ट्रेंड, करंट असेट्स की हेल्दीनेस देखेंगे। बाद में बात करेंगे वैल्यूएशंस की, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है। देखेंगे कुछ पैरामीटर्स को प्राइस से कंपेयर करके, प्रॉफिट एंड लॉस को समराइज करेंगे और बाद में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और बेहतर तरीके से ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो है माइनिंग का, और उसमें से मेटल निकाल के कंपनी एंड यूजर इंडस्ट्रीज को बेचती है। साथ साथ कंपनी की कुछ एनर्जी रिलेटेड भी बिजनेसेस हैं। यहाँ कंपनी अपनी विंड मिल्स ऑपरेट करती है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी किस किस जोग्राफिकल लोकेशंस पे है। तो कंपनी की जो माइंस हैं वो ज़्यादातर राजस्थान में है, वो यहाँ डार्क ग्रीन कलर से दिखा रखी है। और जो विंड एनर्जी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। और एंड में कंपनी के कुछ स्मेल्टिंग यानी कि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर कंपनी उन ओर्स को पिघला के मेटल बनाती है। वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उत्तराखंड में है, वो आप ऊपर एक स्टार से यहाँ पर देख सकते हैं। और इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कंपनी की टोटल माइंस। इस सबको आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समरी में बता देता हूँ कि कंपनी की जो सबसे बड़ी माइन है वो है रामपुरा अघूषा माइन। इसकी जो टोटल रिजर्व कैपेसिटी है वो अराउंड 35.3 मिलियन मेट्रिक टन्स। और टोटल जो कंपनी की माइनिंग कैपेसिटी है, जो माइनिंग रिजर्व्स हैं, वो अराउंड है 92.6 मिलियन मेट्रिक टन्स। विंड पावर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान में 88.8 मेगावाट कैपेसिटी है, गुजरात में 88.8, महाराष्ट्र 25.5, कर्नाटका 49.4 और तमिलनाडु में 21 मेगावाट्स पावर प्रोड्यूस हो सकती है। तो दोस्तों, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है जिंक और लेड की माइनिंग और उसे फाइनल मेटल बना के एंड इंडस्ट्रीज को बेचना। जो जिंक की डिमांड है वो 70% जो डिमांड आती है वो आती है गैल्वेनाइज्ड स्टील इंडस्ट्री से। और ये जो स्टील है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, यानी कि कार बनाना, बाइक्स बनाना, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बैटरीज, होम अप्लायंस, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। यानी कि कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका यूज जो होता है वो इन इंडस्ट्रीज में होता है। अगर इन इंडस्ट्रीज की डिमांड में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा तो कंपनी का जो फाइनल आउटपुट है, कंपनी की जो सेल्स है, उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हिंदुस्तान जिंक है वो सेकंड लार्जेस्ट जिंक एंड लेड का माइनर है और फोर्थ लार्जेस्ट स्मेल्टर, यानी कि जो फाइनल आउटपुट बनाने के लिए स्मेल्टिंग की जाती है, उसको पिघलाया जाता है। उस सेंस में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक फोर्थ पोजीशन पे है ओवरऑल इन द वर्ल्ड। और यहाँ आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि जो कंपनी की माइनिंग और फाइनल रिफाइनिंग का जो ऑपरेशंस था वो 2019 वर्सेस 2018-17 आप ट्रेंड देख सकते हैं। तो 2019 में कंपनी का जो माइंड ऑपरेशन है जिंक का वो डिक्रीज हुआ है और लेड का ऑपरेशंस इंक्रीज हुआ है। और रिफाइनिंग में भी यही सेम ट्रेंड है। जिंक की रिफाइनिंग एज कम्पेयर टू 2018 कम हुई है 2019 में, और जो लेड की रिफाइनिंग है वो ज्यादा हुई है।
नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 773 के अगेंस्ट में जो जिंक की माइनिंग है वो 728 हुई है, यानी कि यहाँ ड्रॉप आया है। लेड की माइनिंग 174 के अगेंस्ट में 207, यानी कि यहाँ इंक्रीज आया है। रिफाइनिंग की बात करें 791 जिंक की रिफाइनिंग थी पहले 2018 में, जो कि अब 696, यानी कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 100,000 मेट्रिक टन का डिक्लाइन आया है। लेड की रिफाइनिंग में इंक्रीज हुआ है 175 से 204, और सिल्वर की रिफाइनिंग भी थोड़ी बढ़ी है 594 के अगेंस्ट में 713। और दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट जिंक एंड लेड मेटल का स्मेल्टर है, यानी कि जो फाइनल आउटपुट बनाने के लिए स्मेल्टिंग की जाती है उसमें हिंदुस्तान जिंक ओवरऑल इन द वर्ल्ड 4th पे है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में वो अराउंड 64.9% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। अदर इंस्टीट्यूशंस के पास है 32%, म्यूचुअल फंड्स 0.4, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1% एंड पब्लिक के पास 1.8%। यहाँ पर भी जो अदर इंस्टीट्यूशंस के पास अराउंड 32% शेयर होल्डिंग है, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अराउंड 25% की शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब कि जो कंपनी का फ्री फ्लोट है वो बहुत कम है, जो कि एक अच्छी बात है। हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्राइस के ट्रेंड की। तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2020 में वो है 72,400 करोड़ का, जो कि 2010 में अराउंड 50,000 करोड़ का था। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 टाइम्स हो गया है। मार्केट प्राइस की बात करें तो अभी करंट मार्केट प्राइस है 171, यानी कि 171 रुपये पर शेयर का, जो कि 2010 में अराउंड 120 का था। नंबर ऑफ शेयर्स अराउंड 422 करोड़ है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो कंपनी का मार्केट प्राइस है वो अभी अराउंड 2015 के लेवल्स पे चल रहा है। 2015 में भी जो कंपनी का प्राइस था वो अराउंड 162 रुपये पर शेयर था, जो कि अभी 2020 में 171 है। सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड की बात करें तो कंपनी की जो करंट सेल्स है वो अराउंड 18,500 करोड़ की है, जो कि 2010 में अराउंड 8,000 करोड़ की थी। जो कंपनी की सेल अराउंड 2 टाइम्स हो गई है। जो करंट मार्जिन है वो अराउंड 47% के हैं और नेट मार्जिन अराउंड 36% के हैं। यही मार्जिन 2010 में ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 58% के थे और नेट प्रॉफिट अराउंड 50% के थे। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 11% से गिर गए हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अराउंड 14% का डिक्लाइन आया है। सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर की बात करें तो 2020 में सेल्स पर शेयर अराउंड 44 रुपीज पर शेयर की है, जो कि पहले 2010 में अराउंड 19 की थी। तो यहाँ सेल्स पर शेयर भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गई है। अर्निंग पर शेयर अराउंड 16 रुपीज पर शेयर है। पी रेशियो 10 का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का जो पी रेशियो की रेंज है वो अराउंड 7 to 14 की बीच की ही है। बिजनेस मार्जिन जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 47.66% के हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 36% के हैं, जो कि पहले से डिक्लाइन हुए हैं। तो दोस्तों, मार्जिन में डिक्लाइन का एक रीज़न है इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई है। इन्होंने रिसेंटली ही एक प्रोजेक्ट जो अंडरग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट किया है, और उस प्रोजेक्ट में शिफ्ट होने के बाद अंडरग्राउंड माइनिंग की वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर मेट्रिक टन वो बढ़ गई है, लेकिन साथ साथ जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज हुआ है। बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल्स की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.25, जो कि पास्ट में भी अराउंड इसी रेंज में थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 18.83 की है। पास्ट में भी ये रेंज अराउंड 22-23 की थी, जो कि अभी थोड़ा डिक्लाइन हो गई है। रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 16% के हैं। पास्ट में ये अराउंड 19 to 18 की रेंज में थे। एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल के नंबर्स थे पास्ट में वो अराउंड सेम थे, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा लोन नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ने लोन लिया है, जिसकी वजह से 2020 में जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें अराउंड 2% का डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन एसेट्स में क्या डिफरेंस है, उनके लिए यहाँ डेफिनेशंस मैंने डाली है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं डिविडेंड की हिस्ट्री की। कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है लास्ट पे आउट अराउंड 20 रुपीज पर शेयर का था। पे आउट रेशियो की बात करें तो वो मोर देन 100% था, यानी कि जितना कंपनी ने अर्निंग किया उससे ज्यादा डिविडेंड दिया। कंपनी की अर्निंग थी 18.83 की, कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर दिया था 20 रुपए का, और डिविडेंड की यील्ड अराउंड 7.22 थी। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो उसकी अर्निंग से भी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है प्रमोटर की होल्डिंग। तो कंपनी में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो अराउंड 65% की है, और जो इसके प्रमोटर्स हैं वो है वेदांता लिमिटेड, और वेदांता की बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा लोन्स हैं जो उसको पे करने हैं। तो कंपनी एसेंशियली क्या कर रही है कि हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड पे कर रही है और वेदांता उस डिविडेंड इनकम से अपना लोन चुका रही है। तो जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत हेल्दी है। लेकिन ये जो डिविडेंड है एक तरह से एक प्रोसेस है, जो कंपनी एक जेब से पैसा निकाल के अपनी दूसरी जेब में डाल रही है। बेसिकली हिंदुस्तान जिंक से जो इनकम अर्न हुई उसको डिविडेंड में पे करके वो वेदांता को दे रही है, और वेदांता उससे अपना लोन जो है बैलेंस शीट का उसको चुका रही है। अब बात करते हैं कैश फ्लो ट्रेंड की। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो अराउंड 8,700 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो 7,700 करोड़ के हैं।
प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो अराउंड 13 का है। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो जो कि रिपोर्टेड नंबर्स हैं अराउंड 15 का था, लेकिन अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर से प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो निकालूं तो अराउंड 9.41 का है। अब देखते हैं लोन्स। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 2020 में वो 0.08 का है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कंपनी कभी भी लोन नहीं लेती थी, तो पास्ट में इसका रेशियो 0 और ऑलमोस्ट उसी रेंज में था। रिसेंटली कंपनी ने लोन लिया जिसकी वजह से इसका जो रेशियो है 2019 और 2020 में 0.08 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 76 टाइम्स है जो कि एक बहुत ही हेल्दी नंबर है। डेट सर्विस रेशियो अराउंड 14.28 का है। दोस्तों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है उसको पे करने के लिए जो प्रॉफिट्स हैं वो कितना टाइम्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो प्रॉफिट्स अराउंड 76 टाइम्स हैं। और डेट सर्विस रेशियो मतलब इंटरेस्ट के साथ साथ अगर 1 साल का प्रिंसिपल भी मुझे रीपे करना पड़े तो क्या कंपनी पे कर पाएगी, तो हाँ, वो अराउंड 14 टाइम्स पे कर सकती है, जो कि ओवरऑल एक अच्छा इंडिकेटर है। दोस्तों, बात करते हैं करंट असेट्स की। इसकी हेल्थीनेस देखने के लिए हम लोगों को दो रेशियोज देखने चाहिए। पहला है करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। तो अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो कंपनी का 2019 में करंट रेशियो है अराउंड 0.28 का और क्विक रेशियो है 0.0 का। इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो पास्ट में जो कंपनी का करंट रेशियो था वो डिक्लाइन होता आ रहा है। 2015 में इट वाज अराउंड 1, जो कि अच्छा नंबर था, लेकिन अभी ये अराउंड 0.28 का है। इसका मतलब कि जो कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उसे पे करने के लिए कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कुछ और लोन ले, तो आने वाले समय में हो सकता है कंपनी का जो डेट है वो बढ़ जाए। और अगर डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग की बात करें तो वो अराउंड 3 दिन का है, यानी कि कंपनी का जो डेटर्स के पास पैसा अटका हुआ है मार्केट में वो अराउंड 3 दिन है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखें तो वो अराउंड 13.68 का है और पास्ट में भी ये रेशियो अराउंड 13 to 16 की रेंज में ही था। अब बात करते हैं बुक वैल्यूएशन की। कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 2020 में अराउंड 33,605 करोड़ की है, जो कि 2010 में अराउंड 18,000 करोड़ की थी, यानी कि जो कंपनी की नेट वर्थ है वो पिछले 10 साल में 2 गुना हो गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2020 में वो अराउंड 2.15 का है और 2010 में भी इट वाज अराउंड 2.81। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो वो अराउंड 79.51 है। पास्ट में 2010 में इट वाज अराउंड 43। तो बुक वैल्यू भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गई है। अब देखते हैं प्राइस को कंपेयर करके कुछ और पैरामीटर से। तो जो कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो 2020 में अराउंड 3.9 का है, जो कि 2010 में अराउंड 6.35 का था, ये थोड़ा कम हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू जैसा हमने डिस्कस किया वो अराउंड 2.15 की है। पी रेशियो 10.64 का है और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो अराउंड 9.41 का है। तो आप देख सकते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो अपने पास्ट ट्रेंड से थोड़ा कम हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को अगर मैं पिछले 2-3 साल से कंपेयर करूं तो वो भी थोड़ा कम हुआ है। और पी रेशियो अराउंड 10.64 का है। अगर मैं इसके पास के 2-3 सालों को देखूं तो हाँ, ये पिछले 2-3 साल से कम हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके एवरेज पी रेशियो की बात करूं तो वो अराउंड 7 to 8 की रेंज में है, जिसकी वजह से अभी 2020 का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की समरी। जो कंपनी की करंट सेल्स है वो अराउंड 18,500 करोड़ की है, जो कि पिछले 10 साल में डबल हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 47% के हैं और ये 2010 में अराउंड 58% के थे, तो यहाँ 10 से 11% का डिक्लाइन आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 37% के हैं। पास्ट में ये अराउंड 50% के थे, तो यहाँ पर भी 12-13% का डिक्लाइन आया है। सेल्स पर शेयर 43 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर अराउंड 21 का है। अर्निंग पर शेयर है अराउंड 16 का और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 76 का। एक और चीज़ देखने वाली है कि इनका जो फ्री कैश फ्लो रेशियो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो बहुत अच्छा है। जो इनका फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन है फ्रॉम द सेल्स 2019 में अराउंड 36% था। तो यानी कि अगर 100 रुपए की सेल्स करते थे तो उसमें से 36 रुपए फ्री कैश फ्लो में तब्दील हो जाता था, जो कि अच्छा रेशियो है। इनके पास्ट को भी आप अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में जो इनका फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन रेशियो है वो काफी अच्छा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस के वैल्यूएशन की और कंक्लूजन की। और जब भी मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले रेशियो देखता हूँ एवी एबिडिटा रेशियो। 2020 में जो कंपनी का एवी एबिडिटा रेशियो है वो अराउंड 7 का है और पास्ट में जो ये रेशियो था वो अराउंड 9 का था, जो कि अभी 2020 में कम होकर 7 पे है। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो अराउंड 9.41 का है। और एक और चीज जो यहाँ देखने वाली है कि जो इनका रिजर्व टू टोटल एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हैं उसे कवर करने के लिए जो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं वो अराउंड 2.71 टाइम्स है। तो अब अगर मैं कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं तो इसके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हैं कोल इंडिया, वेदांता और हिंडाल्को। और आप देख सकते हैं उनका कंपैरिजन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स से। तो पीवी रेशियो अगर हम कंपेयर करें, कोल इंडिया का है 16 का, हिंदुस्तान जिंक का है 23 का, वेदांता है 2.23 का और हिंडाल्को 3.96 का। यानी कि पीपीपी रेशियो हिंदुस्तान जिंक का सबसे ज्यादा है उसके कॉम्पिटिटर से। एवी एबिडिटा रेशियो की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का अराउंड 7 का है, कोल इंडिया 2 का है, वेदांता 3.6, हिंडाल्को 4.9। तो यानी कि एवी एबिडिटा रेशियो भी हिंदुस्तान जिंक का अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो यस, हिंदुस्तान जिंक के मार्जिन्स काफ़ी हेल्दी हैं, उसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है। प्राइस टू सेल्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक का प्राइस टू सेल्स रेशियो 3.9 का है, लेकिन इसके सभी कॉम्पिटिटर्स का रेशियो 1 और उससे नीचे है। तो दोस्तों इस सब से हमें क्या समझ में आता है? हम देख सकते हैं कि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, रिटर्न्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वैल्यूएशन हिंदुस्तान जिंक के कंपैरिजन में सस्ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसी न्यूज़ की और ऐसे फैक्ट्स की जिसका कि हमारे ओवरऑल इन्वेस्टिंग डिसीजन में इम्पैक्ट आएगा। तो दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है अभी कोविड-19 की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर सेल्स नहीं हो रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है और कोई भी अभी ऑटोमोबाइल्स खरीदना पसंद नहीं कर रहा। जो हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस है वो दो चीज़ों पे फोकस्ड है। जो इनका 75% रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आता है वो जिंक और लेड के बिजनेस से आता है, और जिंक और लेड का जो एंड यूज है वो बैटरी बनाने में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में गैल्वेनाइजेशन के काम आता है। तो यानी कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल कम होगी तो जो हिंदुस्तान जिंक की ओवरऑल सेल्स है वो भी डिक्लाइन कर जाएगी। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक की जो सारी माइंस हैं वो एक ही स्टेट के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर। यानी कि अगर राजस्थान अपनी पॉलिसीज में थोड़ा भी चेंज करती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हिंदुस्तान जिंक के पूरे बिजनेस पे पड़ेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है सारी की सारी माइंस एक ही स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक को एक फीस पे करनी पड़ती है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। तो हिंदुस्तान जिंक कोई भी माइनिंग अगर ऑपरेशन करती है और उसका जो फाइनल आउटपुट आता है उसको पर टन के हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ फीस पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी कॉस्ट। तो अगर मैं पास्ट के 6 सालों की बात करूं, आज से 6 साल पहले सन 2013 में पर टन पे 11,460 रुपये का चार्ज था, जो कि आज 2019 में 28,000 रुपये पर टन हो गया है। यानी कि पिछले 6 सालों में 150% बढ़ गई है, जिसका कि इनके मार्जिन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा फैक्टर है कोविड-19। तो कोविड-19 ना सिर्फ कंपनी की सेल्स को इम्पैक्ट कर सकता है बल्कि इनके प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो जहां एक तरफ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेफर कर रही हैं, हिंदुस्तान जिंक क्योंकि माइनिंग ऑपरेशंस में है, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन माइन के अंदर इन्फेक्ट हो जाता है तो हो सकता है कि कंपनी को अपना प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए रोकना पड़े, जिसका कि इनके बिजनेस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ जो लेबर का क्राइसिस है वो भी इस बिजनेस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो अपने कॉम्पिटिटर्स से एक्सपेंसिव हैं। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं और इसका जो डाउन साइड है वो ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा ना गिरे क्योंकि इसका जो ओवरऑल स्टेक है वो ज़्यादातर उसके प्रोमोटर्स के पास ही है। तो मार्केट में इसके प्राइस पे फ्लक्चुएशन आने के कम चांसेस हैं, लेकिन जो इसके बिजनेस में रिस्क है क्योंकि ये एक ही स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका 75% रेवेन्यू सिर्फ दो ही प्रोडक्ट से आता है, ये एक ही स्टेट में होने की वजह से वहां पर ड्यूटीज भी काफी बढ़ गई हैं। कोविड-19 और उससे रिलेटेड पॉइंट्स जो मैंने यहाँ डिस्कस किए, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पे आएगा, और अभी वो मुझे लगता है कि इस बिजनेस को 3 से 4 महीने के लिए अभी थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा और इसे सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।